हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप जेटेट सीटेट या किसी भी स्टेट लेवल टीचर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में आपका साइंस है तो क्लास 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, यहाँ जो भी है ना, हम लोग पहली और बूझों के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, फैब्रिक्स की बातें बोला जा रहा है। तो इस चैप्टर में क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग के सराउंडिंग्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स पाया जा रहा है, जैसे कि बेडशीट्स हुआ, ब्लैंकेट्स हुआ, और सटीन्स हुआ, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर, ये जो है किसी अलग अलग तरीके का फैब्रिक से बना हुआ है। इवन जो स्कूल बैग्स होते हैं या गनिंग बैग्स होते हैं, ये भी एक तरह का फैब्रिक है। तो ये जो फैब्रिक होते हैं, या तो वो कॉटन होते हैं, या तो वूल होते हैं, या तो सिल्क या सिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1, visit a nearby tailoring shop, collect cutting of fabrics left over after stitching, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. देखिए, एक्टिविटी में वो क्या करना है कि हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी इन फैब्रिक्स का जो अलग अलग जो वैरायटी आता है उसको जानने के लिए हम लोग को टेलरिंग शॉप के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जो आपका कटिंग फैब्रिक्स जो बचा हुआ रहता है उनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना है। किससे? तो टेलर से पूछना है कि ये किस तरह का फाइबर है, या तो कौन कॉटन का है, कौन सिल्क का है, कौन वूल का है, या कौन सिंथेटिक है। Activity 2, select a piece of cotton fabric you labeled in Activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. If no loose yarn are visible, you can gently pull one with a pin or a needle. देखिए, क्या करना है, जैसे कि एक्टिविटी 1 में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स के बारे में जानकारी हासिल किए कि कौन सा आपका कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा सिंथेटिक है। तो क्या करेंगे, एक्टिविटी 2 में हम लोग एक कॉटन फैब्रिक लेंगे और फिर उसकी एंड में एक हम लोग धागा निकालेंगे, जिसको हम लोग क्या यार्न कहते हैं। अगर वहाँ पे कोई लूज यार्न नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करेंगे कि उसको हम लोग किसी पिन से या निडल से हम लोग उसको पुल करेंगे। तो ये देखते हैं ना कि जब इस तरीके से हम लोग निकालते हैं तो ये देखेंगे ना कि ये जो फैब्रिक जो है ना, ये आर्म्स से बना हुआ है। ठीक है, व्हाट आर दिस यार्न्स मेड अप ऑफ। अब देखिए, ये आर्म्स किससे बना हुआ है, फैब्रिक जो है ये किससे बना हुआ है, ये आर्म्स से बना हुआ है। और ये फैब्रिक जो है ये किससे बना हुआ है, ये आर्म्स से बना हुआ है। अब ये यार्न्स किससे बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक 5, Activity 3, take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn and along its length with your nail as shown in figure. Do you find that at this end the yarn split off into thin threads? देखिए, इस यार्न को जो कॉटन पीस से हम लोग जो यार्न निकाले हैं, अगर उस यार्न को अगर हम लोग पकड़ते हैं और फिर दोनों हाथ से जब खींचते हैं, तब हम लोग क्या देखेंगे कि ये यार्न का जो एंड है वो स्प्लिट करता है थिन स्ट्रैंड्स में। You might have observed something similar when you try to thread a needle.
Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands, and this makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. And the thin threads of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. देखिए, अगर हम लोग किसी धागा को लेते हैं और जब उसके हम लोग नीडल से जब हम लोग पास करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो धागा जो है वो अलग अलग थिन स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो गया है। तो ये जो थिन स्ट्रैंड्स हुआ थ्रेड का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं। तो देखिए, ये जो फैब्रिक्स जो है ये यार्न से बना हुआ है और ये यार्न्स जो है ये फाइबर से बना हुआ है। तो फैब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्या है कि फैब्रिक्स आपका बना हुआ है यार्न से और ये यार्न जो है ये बना हुआ है आपका फाइबर से। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animals, and these are called natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants, and wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat, and it is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. देखिए, ये जो फाइबर्स है ना, ये दो तरीके के फाइबर्स होता है। एक होता है नेचुरल होता है और एक होता है मैन मेड होता है। तो ये जो नेचुरल फाइबर है, अब ये नेचुरल है तो नेचुरल जो रहेगा वो किस से बना रहेगा? या तो वो प्लांट से बना हुआ रहेगा या तो वो एनिमल्स से बना हुआ रहेगा, क्योंकि नेचुरल में क्या चीज़ है आपका? सिर्फ प्लांट और एनिमल्स में है। ठीक है, तो अगर ये कॉटन और जूट का बात करता है, अगर कॉटन और जूट फाइबर्स का बात कर रहा तो ये जो है हम लोग को प्लांट से मिलता है। और अगर वूल और सिल्क का बात कर रहा तो ये जो फाइबर है ये हम लोग को एनिमल से मिलता है। जैसे वूल जो है ये हम लोग को सीप और गॉट से भी मिलता है और ये रैबिट से भी मिलता है और याक से भी मिलता है और कैमल से भी मिलता है। तो ऐसा कौन सा एनिमल से जिससे हम लोग को वूल मिलता है? तो वो क्या है? सीप है, गॉट है, रैबिट है, याक है और कैमल्स है। और ये सिल्क फाइबर जो है ये हम लोग को सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ऐसा फाइबर जो कि हम लोग को प्लांट और एनिमल से मिल रहा उसको हम लोग नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also obtained from chemical substances which are not obtained from plant or animals, and these are called synthetic fiber. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon or cyclic. देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को पास्ट में केवल नेचुरल फाइबर प्रेजेंट था। कौन सा फाइबर प्रेजेंट था? पास्ट में नेचुरल फाइबर प्रेजेंट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपका मैन मेड फाइबर भी आया जो कि नेचुरल, जो कि केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ है। तो ये केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ है, ये प्लांट और एनिमल्स का सोर्सेज से नहीं मिला है हम लोग को, ये किससे मिला है? केमिकल सब्सटेंसेस से मिला है। तो ऐसा फाइबर को जो कि मैन मेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल है आपका सिंथेटिक फाइबर का, जैसे कि पॉलिस्टर है, नायलॉन है, ये आपका सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। तो फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? फाइबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। अब जो नेचुरल होता है वो आपका प्लांट और एनिमल से मिलता है, और जो नेचुरल होता है वो किससे मिलता है? प्लांट और एनिमल से मिलता है। और जो आपका मैन मेड रहेगा यानी जो सिंथेटिक फाइबर रहेगा वो हम लोग को केमिकल सब्सटेंसेस से मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया पॉलिस्टर, नायलॉन हो गया, ये आपका सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, सम प्लांट फाइबर्स। कॉटन। देखिए, प्लांट फाइबर्स में क्या आता है? कॉटन आता है। ठीक है, तो कॉटन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Have you ever made wigs for oil lamps? What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillows. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made of cotton fibers.
Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Can you name some states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fiber can be seen. देखिए ये कॉटन के बारे में क्या है कि हम लोग जो लैम्प में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या रहता है, कॉटन का रहता है। या जो हम लोग पिलोज़ बनाते हैं, तकिया में डालते हैं या गद्दे में डालते हैं या फिर कुछ भी ऐसा सब बनाते हैं, तो वो जो रहता है कॉटन का रहता है। जब उस कॉटन फैब्रिक को हम लोग लेते हैं, उस कॉटन ऊल को जब हम लोग लेते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके एंड में एक स्मॉल थिन स्ट्रेंड्स हम लोग को दिखाई पड़ता है उसका एजेस में, उसका लास्ट में। तो वो जो स्ट्रेंड्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉटन फाइबर्स कहते हैं। तो ये कॉटन ऊल जो है हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो हम लोग को पता है ये कॉटन ऊल प्लांट से मिल रहा है, इसका मतलब ये फील्ड्स में ग्रोन होगा। ठीक है, तो अगर ये इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉटन के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो इसको ब्लैक सॉइल चाहिए और वार्म क्लाइमेट चाहिए। जो फ्रूट्स रहता है कॉटन प्लांट का उसको हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं। ठीक है, और उसका साइज जो रहता है ये आपका लेमन का साइज के बराबर रहता है। जब वो पक जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, और वो क्या अगर ब्रस्ट करेगा तो उसमें से फिर क्या निकलेगा, कॉटन फाइबर निकलता है। Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. From these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing, and this process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand, and this day machines are also used for ginning. देखिए, जब हम लोग किसी भी कॉटन फील्ड में जाते हैं तो हम वहाँ पे अगर वो पिकिंग मतलब जब तोड़ने लायक हो जाता है, जब वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है, वो जब पूरी तरह से पक जाता है, तो क्या देखेंगे कि ना वो जो फील्ड है पूरी तरह से स्नो जैसा दिखता है। ऐसा लगेगा वो पूरा स्नो से भरा हुआ है, क्योंकि कॉटन जो रहता है वाइट वाइट रहता है, और अगर वो जो बॉल रहता है वो ब्रस्ट हो जाता है तो उसमें से वाइट वाइट दिखने लगता है। तो इस तरीके से वो हम लोग को स्नो फील्ड जैसा दिखता है। तो इसको हम लोग इस फाइबर्स को ना हम लोग मतलब कि हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इस बॉल्स को हम लोग हाथ से तोड़ते हैं और फिर इस बॉल में से, इस ये कॉटन बॉल में से हम लोग फाइबर्स को अलग करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। पहले के ज़माने में हम लोग हाथ से अलग करते थे, उसके जो सीड्स रहता था ना कॉटन फाइबर से अलग हम लोग हाथ से करते थे, लेकिन अब जो है मशीन भी हम लोग यूज़ करते हैं गिनिंग के लिए। तो गिनिंग क्या होता है, गिनिंग एक प्रोसेस होता है विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग द seeds from the cotton fibers. What is ginning? Ginning is a process by which we are separated the seeds from cotton balls. Seeds from fibers. This is called ginning of cotton. अब देखिए फैब्रिक्स बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी फाइबर्स है, इस फाइबर्स को पहले हम लोग को यार्न्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फैब्रिक्स बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जितने भी फाइबर्स है फर्स्ट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, बिकॉज ये यार्न्स जो है, ये फैब्रिक्स जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स इट इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स। सो it is most important that to make fabrics, first of all yarn is converted, first of all the fibers is converted into yarns. फैब्रिक्स जो है ये यार्न्स से बना हुआ है और ये यार्न्स जो है ये फाइबर से बना हुआ है। अब हम लोग को कॉटन बॉल से हम लोग को फाइबर्स मिल रहा है। ठीक है, कॉटन बॉल से हम लोग को क्या मिल रहा है, फाइबर्स मिल रहा है। तो हम लोग को फैब्रिक्स बनाने के लिए इस कॉटन बॉल से हम लोग को फाइबर्स को सेपरेट करेंगे, फाइबर्स को हम लोग सीड से सेपरेट करेंगे, फिर इस फाइबर्स को हम लोग यार्न्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस यार्न से हम लोग क्या बनाएंगे, फैब्रिक्स बनाएंगे। स्पिनिंग कॉटन yarn. Activity 4. Hold some cotton wool in one hand,
Pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? And this process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted, and this brings the fiber together to form a yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand operated device used for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. देखिए स्पिनिंग किसको कहते हैं? अगर हम लोग फाइबर से यार्न बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या था इसमें? आपका पहला प्रोसेस है हम लोग का गिनिंग है। ठीक है, कॉटन, सॉरी, यहाँ पे हम लोग पहले जूट के बारे में पढ़ते हैं। दिस टॉपिक इज जूट. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering state. The stem of the harvested plant are immersed in water for a few days. देखिए जूट प्लांट जो रहता है ना, ये प्लांट का स्टीम से मिलता है, और जबकि हम लोग को कॉटन जो था वो किससे मिल रहा था? तो ये फ्रूट से मिल रहा था, जिसको हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जूट जो है ये स्टीम से मिल रहा है और कॉटन जो है ये फ्रूट से मिल रहा है, जिसको हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं। और ये जो है रेनी सीजन में कल्टिवेट इसको ग्रो किया जाता है, और ये मेनली जो है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में होता है। इस प्लांट को हार्वेस्ट हम उस समय करते हैं जिसमें ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? तो ये जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है तभी हम लोग इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। किसका? तो जूट प्लांट का। इसका जो स्टीम्स होता है उसको क्या करते हैं हम लोग वाटर में कुछ दिन के लिए भिगो के रखते हैं। फिर उसमें से क्या करेंगे, उसके स्टीम से हम लोग क्या करेंगे, फाइबर्स को सेपरेट करते हैं हैंड से। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. अब हम लोग को पता है कि फैब्रिक्स जो है, फैब्रिक से क्या होता है? यार्न निकलता है। ठीक है, और यार्न से क्या निकलता है? फाइबर्स निकलता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग को फैब्रिक्स बनाना होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को फाइबर से यार्न बनाना पड़ेगा। हम लोग को कॉटन प्लांट से, ठीक है, और जूट से क्या मिल रहा था? तो हम लोग को फाइबर्स मिल रहा था, और इस फाइबर्स को किस में कन्वर्ट करना है? यार्न में कन्वर्ट करना है, और फिर इस यार्न से हम लोग को क्या मिलेगा? फैब्रिक्स मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, स्पिनिंग कॉटन यार्न। एक्टिविटी 4, hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? The process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted, and this brings the fiber together to form a yarn. A simple device used for spinning is a handle spindle, also called takli. Another hand-operated device used for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. देखिए स्पिनिंग क्या कहता है, किसको कहते हैं? स्पिनिंग जो है एक तरह का प्रोसेस है जिसमें से क्या करते हैं, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम लोग यार्न बनाते हैं। किसी? तो फाइबर से। अगर हम लोग फाइबर से यार्न बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। सो व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी आर मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स, इट इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि फाइबर्स हम लोग क्या करेंगे, फाइबर्स को ट्विस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, यार्न बनाते हैं। और इसके लिए एक हैंड स्पिंडल आता है जिसको हम लोग तकली कहते हैं, और दूसरा एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस होता है जिसको हम लोग चरखा कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग को पता होगा क्योंकि महात्मा गांधी जो है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय ये यूज़ करते थे।
Clothes made of homespun yarn termed as khadi and sun imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industry Commission in 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of a spinning machine. After spinning, yarns are used for making फैब्रिक्स. देखिए क्लोथ्स जो है इसको हम लोग हैंड से भी बना सकते हैं, ठीक है. तो हैंड मेकिंग क्लोथ्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट, इंडिया का जो गवर्नमेंट जो था, क्योंकि पहले वो ब्रिटेन में बनता था जो कि मशीन से बनता था. फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि आपका ये जो महात्मा गांधी जो थे ये चरखा से क्या बनाने लगे, क्या बनाए, यार्न बनाए और फिर उसको वो क्लोथ्स बनाने में यूज़ किए. तो इस तरीके से आपका ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये एक इंडस्ट्री खोले जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956 में. देखिए अब हाथ से बनाना इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्पिनिंग जो करते हैं हम लोग यार्न का ज़्यादा मात्रा में ये अब मशीन से होता है, ठीक है. और स्पिनिंग करने के बाद ये जो यार्न्स मिलता है हम लोग को, इससे फिर हम लोग क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं. Yarn to fabric. Next topic, yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main process are weaving and knitting. देखिए बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग फैब्रिक्स बनाते हैं. किससे बनाते हैं, यार्न से बनाते हैं. फाइबर से हम लोग हैंड से भी यार्न बनाते हैं, ठीक है. अब इस यार्न से हम लोग फैब्रिक्स बनाते हैं. और दो ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वीविंग एंड निटिंग कहते हैं, जिस प्रोसेस से हम लोग क्या कहते हैं, यार्न से फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, वीविंग. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made of two sets of yarns arranged together, and the process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. देखिए एक्टिविटी 2 में हम लोग क्या देखे थे कि जब हम लोग यार्न को पकड़ रहे, मतलब अपने हाथ में लिए थे, तो क्या देख रहे थे कि वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था. तो ऐसा मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि दो यार्न्स को जोड़कर एक फैब्रिक बनाते हैं, उस फैब्रिक को हम लोग क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं. यानी अगर फाइबर से हम लोग इस यार्न्स बना रहे हैं तो उसको हम लोग स्पिनिंग कहते हैं, और अगर यार्न से अगर हम लोग फैब्रिक बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं. वीविंग किसको कहते हैं, तो अगर हम लोग यार्न से फैब्रिक बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं. और स्पिनिंग किसको कहते हैं, तो अगर हम लोग फाइबर से यार्न बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग कहते हैं. Activity 5. Take two sheets of paper of different colors, cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet, draw lines as shown in the figure 3.12a and on the other as shown in figure 3.12b. Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12c. 3.12d shows the pattern after weaving all the strips. देखिए फिगर ए में, फिगर बी में कैसे हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, फिर उसको हम लोग उस डॉटेड लाइन से कट करके अनफोल्ड करते हैं. फिर एक एक स्ट्रिप्स को हम लोग वीव करते हैं और वीव करने के बाद हम लोग फाइनली ये पैटर्न मिलता है. In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric, and the yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms, and the looms are either hand operated or power operated. तो जस्ट इसी की तरह जैसे कि हम लोग पेपर को वीव किए, वैसे ही हम लोग दो yarns को वीव करते हैं और एक फैब्रिक बनाते हैं. और ये yarns जो रहता है ना, पेपर स्ट्रिप से काफ़ी पतला होता है. तो वीविंग जो हम लोग फैब्रिक का करते हैं ये हम लोग लूम्स में करते हैं, और लूम्स जो रहता है या इधर ये हैंड ऑपरेटेड भी रहता है और पावर ऑपरेटेड भी होता है. नेक्स्ट टॉपिक, नीटिंग.
Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also machines. देखिए knitting किसको कहते हैं? अगर yarn से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं तो उसको हम लोग नीटिंग कहते हैं. जैसे कि हम लोग स्वेटर बुनते हैं तो वो किस प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नीटिंग कहते हैं. तो बहुत सारा आइटम जो रहता है इस प्रोसेस, इस नीटिंग से बहुत सारा फैब्रिक्स बनता है. और नीटिंग जो है ये हैंड से भी होता है और मशीन से भी होता है. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric, and these fabrics are used for a variety of clothing items. देखिए weaving और knitting से हम लोग fabrics बनाते हैं और ये fabrics जो है बहुत सारा clothing items देता है. Next topic, history of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. देखिए ancient time में जो लोग थे उसमें क्या यूज़ करते थे, तो वो पेड़ का छाल यूज़ करते थे और बड़े बड़े पत्ते यूज़ करते थे या एनिमल स्किन यूज़ करते थे जिससे वो अपने आप को कवर करते थे. After people begin to settle in agriculture communities, they learn to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal fleece or hair were twisted together into long strands, and these are woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. फिर उसके बाद जैसे ही एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, पर उसमें तब एंशिएंट पीपल लोग क्या किए, वो ग्रास को, ट्विग्स को आपका वीव करके मैट्स बनाए, बास्केट्स बनाए और इसी तरीके से फिर एनिमल हेयर को ट्विस्टेड करके ये लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाते हैं. और इस तरीके से फैब्रिक्स फिर स्ट्रैंड से, लॉन्ग स्ट्रैंड से फिर फैब्रिक्स बनता है. तो उसमें इंडियंस लोग जो थे वो कॉटन का फैब्रिक्स बनाना स्टार्ट किए और ये कॉटन्स जो है रिवर गंगा के सामने ग्रो होता था. फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट that gives natural fibers. देखिए एक कॉटन था, एक जूट था जो कि नेचुरल फाइबर्स देता था. फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर्स देता है. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and used for making fabrics. देखिए इजिप्ट में, एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स जो है ये रिवर नील के सामने कल्टिवेट किया जाता था, जो जिसका यूजेस फैब्रिक्स बनाने में होता था. In those days, stitching was not known. People simply draped the fabrics among different parts of the body. Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the needle, people started stitching fabrics to make clothes. Stitching clothes have gone through many variations since this invention. But is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric. तो उस समय लोग जो है स्टिचिंग करना नहीं जानते थे, तो बस ये जो फैब्रिक्स था उसको बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ड्रैप्ट करते थे. तो जैसे ही फिर स्टिचिंग का डेवलपमेंट हुआ, लोग अलग अलग तरीके से स्टिचिंग करना स्टार्ट किए और फिर फाइनली साड़ी, धोती, लुंगी इस सब का डेवलपमेंट हुआ. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. तो जैसे कि large variety of food item मिलता है आपका different part of our country में, वैसे ही variety of fabrics जो है exist करने लगा, जो variety of clothes item. तो देखिए यहाँ पे कॉटन रोल्स से अगर हम लोग फाइबर बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं. और अगर फाइबर से हम लोग यान बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं. और यान जो रहता है, यान से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं तो ये निटिंग प्रोसेस से बनाते हैं और वीविंग से बनाते हैं. अगर यान से हम लोग फैब्रिक
बनाएं तो किससे बनाएंगे, नीटिंग से बनाएंगे और वीविंग से बनाएंगे। तो याद रखिएगा गिनिंग किसको कहते हैं, स्पिनिंग किसको कहते हैं, नीटिंग और वीविंग किसको कहते हैं। स्पिनिंग किस में यूज़ होता है, जब फाइबर को हम लोग यार्न में कन्वर्ट करते हैं तब इसको हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। और जब कॉटन रोल्स को कॉटन रोल्स से हम लोग फाइबर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। और यार्न से जब फैब्रिक बनाते हैं तो वो हम लोग 2 प्रोसेस से कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नीटिंग कहते हैं और वीविंग कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।